टोटल हॉलीवुड प्रेजेंटिंग द थियरी ऑफ एवरीथिंग। कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड आपसे कुछ लेता है तो बदले में आपको बहुत कुछ देता भी है। ये कहानी भी ऐसे एक इंसान की है जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता, बल्कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो चैलेंजेस फेस की उससे उन्होंने दुनिया को ये सीख दी कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जहां पर यूनिवर्सिटी की एक पार्टी चल रही है और इस पार्टी में एक लड़की है जो अकेली खड़ी है। इस लड़की का नाम जेन है। तभी जेन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम होता है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन उससे बात करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जेन लिटरेचर की स्टूडेंट है जबकि स्टीफन एस्ट्रोफिजिक्स का स्टूडेंट है। इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति इन दोनों की जो राय है वो भी अलग है। जेन ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है जबकि स्टीफन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। जेन उससे पूछती है कि अंतरिक्ष ग्रह तारों की पढ़ाई करने वाले किस पर विश्वास करते हैं। स्टीफन उसे बताता है एक ऐसी इक्वेशन पर जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दे। जेन कहती है कि वो इक्वेशन क्या है। स्टीफन उसे कहता है कि उसी चीज का ही तो पता लगाना है। हालांकि इन दोनों की सोच अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। इसके बाद स्टीफन जेन को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। हालांकि स्टीफन बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, लेकिन अभी तक उसने ये डिसाइड नहीं किया कि वो अपनी थीसिस कौन सी सब्जेक्ट पर लिखेगा, जिसकी वजह से उसके प्रोफेसर भी उसके लिए कंसर्न होते हैं। वो स्टीफन को कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं कुछ स्टूडेंट के साथ लंदन जा रहा हूँ, जहाँ पे एक मैथमेटिशियन का एक लेक्चर है और तुम भी साथ चलना। और स्टीफन भी उस लेक्चर अटेंड करने के लिए चला जाता है। ये लेक्चर ब्लैक होल के बारे में होता है और इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स की क्रिएशन का कई ना कई कारण हो। और अब वो डिसाइड करता है उसकी थीसिस ब्लैक होल के ऊपर, टाइम के ऊपर होगी। वो उस पे काम करना शुरू कर देता है। एक दिन वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है, तभी उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं और वो चाहकर भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिख पाता। इस बात से वो घबरा जाता है और घबरा कर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी उसका साथ पूरी तरह से छोड़ देती है और वो बहुत बुरी तरह से सर के बल गिरता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है। दरअसल स्टीफन हॉकिंग को पहले भी कई बार अपनी बॉडी में कमजोरी महसूस हुई थी, पर आज जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है, इससे पहले उसने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। डॉक्टर पूरा बॉडी चेकअप कराने के बाद उसे बताता है तुम्हारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन डिसीज है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान का लगभग पूरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। ना वो किसी से बात कर पाता है, ना खा पाता है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी उसे दिक्कत होती है। डॉक्टर स्टीफन से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं। स्टीफन डॉक्टर से पूछता है मेरे दिमाग का क्या होगा। डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हारा दिमाग जैसा अभी चलता है हमेशा वैसे ही चलेगा, लेकिन एक पल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम सोच तो पाओगे लेकिन किसी को बता नहीं पाओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। स्टीफन की अब पूरी जिंदगी बदल चुकी है। वो अपने आप को कमरे में एकांत में बंद कर लेता है। हालांकि जेन उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो जेन से बात नहीं करना चाहता, इसलिए जेन खुद उससे मिलने आ जाती है और जेन को पता चलता है कि स्टीफन के पास उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। वो स्टीफन से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम्हारे पास 2 साल है तो वो 2 साल में तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। और अब वो स्टीफन के पिता से बात करती है, लेकिन स्टीफन के पिता नहीं चाहते कि जेन उनके बेटे स्टीफन से शादी करे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटे की जिंदगी के असलियत का पता होता है। जेन उन्हें मना लेती है और अब स्टीफन की और जेन की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही वक्त बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ये रॉबर्ट रखते हैं। वही स्टीफन अपनी थीसिस अपनी थियरी पर भी काम कर रहा होता है और जब उसकी थीसिस उसके प्रोफेसर देखते हैं तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं। दरअसल उनकी थियरी ये थी कि बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो हर पल लगातार फैलता ही जा रहा है, लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि ये बढ़ना बंद हो जाएगा और इसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस थियरी को नाम देते हैं बिग क्रंच का और यही स्टीफन हॉकिंग का पहला काम होता है। उनके प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं इस थियरी को प्रूव करूंगा। और अब स्टीफन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बन चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका शरीर पहले से भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और एक बार जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। वो सीढ़ियों के ऊपर जा ही नहीं पाता और ना ही वो अपने पैरों पे चल सकता है, इसीलिए जेन उसके लिए एक व्हील चेयर लाती है। हालांकि वो व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन अब स्टीफन हॉकिंग के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें उस पे बैठना पड़ता है। अब उनका अपनी गर्दन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक तरफ झुकी रहती है।
वक्त बीतता है और स्टीफन के घर में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम वो लूसी रखते हैं। और अब धीरे धीरे स्टीफन को अपने हर एक काम करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और एक दिन जब वो स्वेटर पहन रहे होते हैं तो उनकी गर्दन उसमें अटक जाती है और तभी वो उसी स्वेटर के थ्रू जलती हुई आग को देखते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दरअसल इससे वो एक थियरी बनाते हैं जिससे वो विजिबिलिटी और ब्लैक होल के बारे में बताते हैं। और उनकी इस थियरी को सुनकर सबके सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काम उन्हें एक मशहूर फिजिसिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने मशहूर कर देता है। पर साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी खराब हो रही होती है। यहाँ पर जेन के भी सपने टूट रहे होते हैं। वो भी अपनी थीसिस पूरी करना चाहती है, लेकिन वो स्टीफन और अपने बच्चों के साथ इतना बिजी रहती है कि उसे अपनी पढ़ाई करने का, अपनी थीसिस पूरी करने का वक्त ही नहीं मिलता। इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और एक दिन वो अपने मॉम के पास होती है तो जेन की मॉम जेन की परेशानी देखकर उसे सजेस्ट करती है कि उसे चर्च ज्वाइन करना चाहिए। और जेन चर्च जाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। उसकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। वो जेन से बातें करता है। जोनाथन एक म्यूजिक टीचर है, इसीलिए जेन अपने बच्चों को पियानो सिखाने के लिए जोनाथन को घर पर बुला लेती है। उधर स्टीफन से भी उसकी मुलाकात होती है। जाने से पहले वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो या स्टीफन को जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। स्टीफन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो जानता है कि उसकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो जेन की किसी भी चीज में मदद कर सके। और वो ये भी जानता है कि वो जेन के साथ हर जगह नहीं जा सकता। बेसिकली स्टीफन के कहने का मतलब ये होता है कि अगर उसे किसी का साथ भी चाहिए तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे जोनाथन इनके परिवार में शामिल होना शुरू हो जाता है। वो जेन को काम में हाथ बटाता है, साथ ही साथ वो स्टीफन का भी ध्यान रखता है और उनके बच्चों से भी खेलता है। एक तरह से वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है। साथ ही साथ जेन और उसकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। कुछ वक्त बाद जेन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। और जब इनकी फैमिली गैदरिंग होती है तो सब ये बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा स्टीफन का नहीं है बल्कि जोनाथन का है। स्टीफन की मॉम जेन से इस बारे में पूछती भी है, क्या ये बच्चा जोनाथन का है? वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है ये बच्चा स्टीफन का है। ये बात जोनाथन सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जेन बाहर जाकर उसे रोकने लगती है। वो कहती है, मेरे बच्चों को, मुझे और स्टीफन को भी तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन कहता है, इस वक्त मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। वो उसे ये भी कहता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जेन कहती है, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और जोनाथन वहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन को एक दिन ओपरा देखने के लिए इन्विटेशन आता है। वो जेन से कहता है, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे ले जाएंगे, तुम बच्चों के साथ कैंपिंग करने के लिए जाओ। जेन कहती है, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। स्टीफन कहता है, तुम्हें जोनाथन को बुलाना होगा। जेन कहती है, शायद अब वो नहीं आएगा। ये सुनने के बाद स्टीफन खुद चर्च में जोनाथन से मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहता है, जेन को तुम्हारी जरूरत है। दरअसल स्टीफन एक प्रैक्टिकल इंसान है। वो किसी भी तरह से स्वार्थी नहीं है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचता है। वो समझता है कि वो भी एक इंसान है और चाहकर भी वो हर जगह उसका साथ नहीं दे सकता। इसके बाद जेन, उसके बच्चे और जोनाथन कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और यहाँ स्टीफन हॉकिंग ओपरा देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उन्हें निमोनिया हो गया होता है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और जब वहाँ पर जेन पहुँचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि स्टीफन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त वो वेंटिलेटर पे है और हमें उनका ऑपरेशन करके उनके गले में एक होल करना होगा और वहीं से इन फ्यूचर वो खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा करने से उनकी बोलने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल स्टीफन हॉकिंग को जो बीमारी है उस बीमारी में ये होना स्वाभाविक है और कहीं ना कहीं वो सब पहले से इन सब के लिए तैयार थे। जेन इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि स्टीफन ज्यादा से ज्यादा जिए। इसके बाद स्टीफन का ऑपरेशन होता है और अब स्टीफन बोल नहीं सकते और ना ही वो अपने मुंह से खाना खा सकते हैं। उन्हें अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना होगा, इसीलिए उनकी पत्नी जेन उन्हें स्पेलिंग बोर्ड पढ़ना सिखाती है। दरअसल इशारे से वो स्पेलिंग बोर्ड के जरिए दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। और अब उनकी देखभाल के लिए एक नर्स आती है जिसका नाम एलन होता है। एलन से वो स्पेलिंग बोर्ड के जरिए बात करते हैं और बहुत जल्दी वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग को बहुत समय तक स्पेलिंग बोर्ड का सहारा नहीं लेना पड़ता क्योंकि उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर लाया जाता है जिसका रिमोट उनके हाथ में होता है, जिससे वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं और जो भी वो स्क्रीन पर टाइप करेंगे कंप्यूटर उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देगा जिसे दुनिया सुन सकती है। ये स्टीफन हॉकिंग के लिए एक बहुत बड़ी मदद होती है।
इस मशीन के जरिए वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो आगे चलकर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन जाती है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। और वो ये बात अपनी पत्नी जेन को बताते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो अपने साथ एलन को यानी अपनी नस को भी लेकर जाना चाहते हैं। और जब जेन ये बात सुनती है तो ये समझ जाती है कि उनकी शादी का अब कोई मतलब नहीं रहा, कि वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता है वो सिर्फ नामात्र ही रह गई है। इनके बीच में जो एहसास थे, जो प्यार था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। इस सिचुएशन से जो जिंदगी इनके सामने लाई है, ये दोनों के दोनों दुखी होते हैं, इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है। ये समझते हैं कुछ चीजें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि स्टीफन 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे, फिर भी जेन ने उनसे शादी की। ये उसका प्यार था जिसे उसने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। पर अब ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो चुका है। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे। जेन यहाँ से जोनाथन के पास जाती है और वही स्टीफन और उनकी नज़ एलन दोनों के दोनों अमेरिका चले जाते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अमेरिका में स्टीफन का बहुत मान सम्मान होता है और उन्हें स्टूडेंट्स के आगे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर वो हर किसी के सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। उनकी बातों में आज भी ह्यूमर होता है और अंत में वो सबके साथ वो बात शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से सीखी होती है। वो कहते हैं इंसान की प्रयास करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हम सब के सब एक दूसरे से अलग है। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। उसके बाद स्टीफन इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। इंग्लैंड आने के बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ II अपने रॉयल पैलेस में बुलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए साइंस के क्षेत्र में जो काम किया होता है उसकी उपलब्धि के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द कंपानियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। वो अपने साथ जेन और अपने तीनों बच्चों को भी ले जाते हैं और जब ये रॉयल पैलेस के गार्डन में होते हैं, जेन स्टीफन से कहती है, अगर तुम चाहो तो इस सम्मान को लेने से मना कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए कहती है कि सरकार साइंस के लिए बहुत कम फंडिंग करती है और आगे चलकर स्टीफन ऐसा करते भी है। वो नाइटहुड सम्मान लेने से मना करते हैं। स्टीफन हॉकिंग और जेन अब पति पत्नी नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी में जेन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो उसे कभी भुला नहीं सकते। इसीलिए वो उसका रिगार्ड करते हैं और इसीलिए वो जेन को रॉयल पैलेस भी लाए होते हैं। और अंत में वो अपनी पत्नी से कहते हैं, वो देखो हमने क्या बनाया। और सामने उनके तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और अंत में बताया जाता है कि स्टीफन हॉकिंग और जेन हमेशा एक दूसरे के दोस्त बन के रहे। जेन ने जोनाथन से शादी कर ली और शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही जेन अपनी PhD भी कंप्लीट कर लेती है और यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग अपनी नज़ एलन से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग चाहते थे कि मॉडर्न फिजिक्स पे एक ऐसी थियरी बने जो हर एक सवाल का जवाब दे सके, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी थियरी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स 2 थियरी पे काम करती है, एक आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फील्ड थियरी, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती है। स्टीफन ने इन थियरी के जरिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था ब्लैक होल हमेशा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जब उनका मास चला जाता है तो वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल है उनकी एक लाइफ है। उनका कहना था कि एक सितारे से ब्लैक होल बनता है, उसके बाद ब्लैक होल भी गायब हो जाता है। उनका ये भी मानना था कि आने वाले वक्त में धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये रहने लायक नहीं रहेगी और अगर इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे आसपास के ग्रहों पर कॉलोनी बसनी होगी, नहीं तो इंसान का अस्तित्व आने वाले वक्त में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एलियंस जो इतने एडवांस है, जो हजारों सालों का सफर तय करके हमारी धरती पर पहुंच सकते हैं, तो हो सकता है कि वो हमें गुलाम बना ले या धरती पर जितने भी रिसोर्सेज है वो उन्हें अपने सहूलियत के हिसाब से पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले। जिस तरह से जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो उसके बाद यूरोपियंस भी अमेरिका पहुंच गए और वहां के जो मूल निवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, उन लोगों पर बहुत अत्याचार किए, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए। तो हो सकता है कि हमसे ताकतवर कोई इस ब्रह्मांड में है तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करे। इसके बाद उनका ये भी मानना था कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी कि इंसानों से ज्यादा रोबोट्स और मशीन्स काम करेगी और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में सावधानी नहीं बरती गई तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के खिलाफ आने वाले वक्त में जंग छेड़ दे और वो इंसानों के खात्मे का एक कारण बन जाए। स्टीफन हॉकिंग आत्मा को, ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका कहना था इंसान का एक ही जन्म होता है, वो एक कंप्यूटर की तरह होता है जो मरने के बाद बंद हो जाता
है और फिर दोबारा कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग की ऐसी कई सारी बातें, कई सारी थियरी है जिन सब ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हालांकि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में कई सारा योगदान दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बीमारी से लड़ना, जहां इंसान अपनी छोटी सी बीमारी से पूरी तरह से हार जाता है। स्टीफन हॉकिंग के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मगर फिर भी वो उन प्रॉब्लम से हारे नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के बाद वो अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर पाए और जो काम वो बिल्कुल ठीक होकर ना कर पाते वो सभी काम किए और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो ये थी पूरी कहानी द थियरी ऑफ एवरीथिंग की। ये साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।